देवियों और सज्जनों, घर जैसी बातों के इस सीज़न के आखिरी एपिसोड में 10वें एपिसोड में हम बात करेंगे लेगेसी है क्या, वसीयत क्या है, क्या रह जाएगा, क्या छूट जाएगा, हम निरे बुद्धू कहलाएंगे या कुछ पांडित्य, कुछ विद्वता भी हमारे हिस्से आएगी। बताइए गिरिजा जी, क्या है आपकी वसीयत? एक तरफ ये विचार है कि हम कितने छोटे और अर्थहीन हैं, और दूसरी तरफ ये जोरदार इच्छा भी है कि मैं कोई छाप छोड़ जाऊं, कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरे बाद कई पीढ़ियों तक मेरा नाम लोगों को याद रहे। अब जब मैं अपनी उम्र के चौथे दशक में हूँ तो मैं एक्शन वाले मोड में ज़्यादा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब सांस नहीं लौटेगी, किसी को नहीं पता होता है। पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पर मैं जाने से पहले वो सब कहानियाँ लिख जाऊँ जो गांव के बारे में सोचते हुए मुझे आती हैं। हमने और हमारी पत्नी ने यह संकल्प लिया कि हमारी वसीयत क्या हो, हम दोनों जेएनयू से पढ़ें। जेएनयू में सबसे ऊंची इमारत जेएनयू की लाइब्रेरी है, तो हमने कहा गाँव में एक पुस्तकालय बनाते हैं और अपनी देहरी पे ही बनाते हैं, अपनी ज़मीन पे बनाते हैं। तो वो हमने ये तय किया कि पुस्तकालय में कोई पत्थर वत्थर नहीं होगा। काय का पत्थर भैया, बड़े बड़े तुर्रम खां आए, सबके पत्थर आए उखड़ गए। दुनिया की सारी विजय पताकाएं एक तरफ गिरिजा जी, जब वो ऐसी बच्चियां मुस्कुरा के बोलती है ना काका, तो मेरी छाती में वात्सल्य का झरना फूट उठता है। पर वो सारी महिलाएं जिन्होंने चप्पल पहनी, पर्स उठाई और घर से बाहर निकली, उस लेगेसी का मैं हिस्सा हूँ। मैं एक वर्किंग वुमेन्स लेगेसी का हिस्सा हूँ। कुलदीप प्रतीक्षा का बेटा है राग। मेरे वारिसों को मुझसे संपत्ति नहीं मिलेगी, मेरे वारिसों को मुझसे जिम्मेदारियां मिलेंगी। अगेंस्ट ऑल ऑड्स सब कुछ संभालते हुए क्या उसकी माँ खुश वर्किंग वुमन है। तो मैं चाहती हूँ कबीर एक ऐसे औरत की छवि देखे जिसके ओपिनियंस भी है, जो इनको रखना भी जानती है, जो अपना काम प्यार से करती है और लगाव के साथ करती है। मेरा बड़ा सपना है कि एक कैफ़े खोलूँ मैं पहाड़ में, जोग नाम से। मैं चाहती हूँ मैं किसी दिन एक प्रोडक्शन कंपनी खोलूँ, एक निर्मित संस्था, जहाँ पर मैं अलग अलग माध्यमों में लोगों तक वो कहानियाँ पहुँचा सकूँ जो ऐसे बैठे बैठे जिन तक हम कभी पहुँच नहीं पाएंगे। फिर वो नाटक के स्वरूप में हो, वो डॉक्यूमेंट्रीज के स्वरूप में हो। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होता तो कहता आपसे कोई निर्गुण सुना दीजिए। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेरा, जग दर्शन का मेरा। Presented by Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट, co-powered by Tata Copper Plus and Punjab National Bank। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। ये गर्मियों की वो दोपहर थी जब डिजिटल स्क्रीन पर बार बार निहारना नहीं पड़ता था कि मरकरी कहाँ तक पहुँच गई। अगली रोज़ जब अखबार आता था तब पता चलता था कि लू के चलते इतने लोग देह से गुजर गए, या देश का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा गर्म रहा। हमें तो सिर्फ इतना पता था कि कूलर में दिन में 2 बार पानी भरना पड़ता था, और ये जो कभी न ख़त्म होने वाली दोपहरें हैं, इनके खाली खांचों में भरने के लिए कुछ राज कॉमिक्स के डाइजेस्ट हुआ करते थे, कुछ कैरम बोर्ड के पूरे अधूरे गेम हुआ करते थे, और हुआ करती थी कुछ कहानियाँ, अपने अगले बरस के सिलेबस की कहानियाँ, घर के जो बड़े हैं उनकी नई नवेली कवर चढ़ते किताबों की कहानियाँ। ऐसी ही एक दोपहर में एक कहानी पढ़ी थी हिंदी के यशस्वी कथाकार भगवती चरण वर्मा की। शीर्षक था वसीयत। ये एक विद्वान व्यक्ति के गुजरने के बाद की कहानी है। अपने एक शिष्य को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे परिवार के सामने मेरी वसीयत पढ़ी जाए। समृद्ध भरा पूरा परिवार, पर उसके अंतर्विरोध कैसे एक एक करके सामने आते हैं। कहानी का पहला पैरा पढ़ता हूँ और उसके बाद आखिरी में, क्योंकि वो जो आखिरी की बात है वो बड़ी ज़रूरी साखी है। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत परिचित सी थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी। यहाँ से कहानी शुरू होती है।
आचार्य की सारी संपत्ति का उनके बेटे बेटियों के बीच, बंधु बांधवों के बीच बंटवारा होता है। और जो ये वसीयत पढ़ रहा है उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है एक तोता। देखिए क्या लिखते हैं भगवती चरण जी। मैंने कुछ रुककर कहा, वसीयत समाप्त हो गई है, केवल एक फुटनोट है मेरे लिए अलग से, अगर आप कहें तो उसे भी पढ़ दूं। एक स्वर से सब लोगों ने कहा हाँ हाँ पढ़ दीजिए। फुटनोट इस प्रकार था, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व तो केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। फिर आगे कुछ भी और जहाँ तक तुम्हारा संबंध है तो हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे। तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा, न तुमने सौरल पढ़ा, न चारवाक का दर्शन पढ़ा, एकमात्र वेदांत के तुम पंडित रहे। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हें, तुम्हारे मन में कितनी शांति है। और इसलिए तुम जब इस वसीयत को जमा करो तो बुधई से गंगाराम को ले लेना, मेरा प्रिय तोता। अब गंगाराम जनार्दन जी के साथ है, वो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, पिंजरा उनके साथ है, और तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, तुम बुद्धू हो। ये तोता कह रहा है आचार्य से। मैं चौंक पड़ा, बिल्कुल साफ आवाज़, और मैंने अनुभव किया कि ये आवाज़ तोते के पिंजरे से आई। इस आवाज़ को सुनकर मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वो बहुत नाराज़ थे, जिन्हें वो गालियां देते थे मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक पैसे की व्यवस्था ना की। आज मुझे आचार्य चूड़ामणि पर कुछ झुंझलाहट होने लगी। इस झुंझलाहट के मूड में मैं तेज़ी से डग बढ़ाकर चलने लगा। तभी मुझे पिंजरे से सुनाई दिया, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज़, जैसे आचार्य स्वयं बोल रहे हों। और फिर मुझे सुनाई दिया, तुम बुद्धू हो। हम बुद्धू हैं या पंडित हैं? हम विद्वान हैं या निरे बुद्धिहीन हैं? ये कैसे तय हो? ये तय करने का सबसे दुरुस्त जो जरिया होता है, जो तुला होती है, वो होती है मृत्यु की तुला। और उसके पहले मृत्यु का भय, और उससे भी पहले मृत्यु के पार जाने की आकांक्षाएं। जब कोई घर बनाता है, जब कोई अपनी विरासत की चिंता करता है, अपनी वसीयत की चिंता करता है, अपनी संततियों में अपने गुण, अपने दर्शन देने की बात करता है, भौतिक चीज़ें जुटाता है, रिश्ते नाते कायम करता है, तब शायद उस खलिश के पार जाने की एक खार सी रहती है कि हम बीत जाएंगे फिर भी बचे रहेंगे। कुछ गानों में, कुछ कहानियों में, कुछ बातों में, कुछ तस्वीरों में, कुछ वीडियोस में, या उस एक पेड़ में जो हमने नहर के किनारे या मेड़ पर लगाया था। इंसान बीतने के बाद भी कितना बचा रहे, इसी जुगत को आज हम भांपने की कोशिश करेंगे। देवियों और सज्जनों, घर जैसी बातों के इस सीज़न के आखिरी एपिसोड में, 10वें एपिसोड में हम बात करेंगे लेगेसी है क्या, वसीयत क्या है, क्या रह जाएगा, क्या छूट जाएगा, हम निरे बुद्धू कहलाएंगे या कुछ पांडित्य, कुछ विद्वता भी हमारे हिस्से आएगी। Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. बताइए गिरिजा जी, क्या है आपकी वसीयत? एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डुअलिज्म, द्वैत जिसे कहा जाता है। एक ही समय दो बहुत अलग और ज़्यादातर परस्पर में पूरी तरह विरोधी संभावनाओं का एक साथ एक समय पर मौजूद होना। उदाहरण अगर हो तो कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छाई बुराई दोनों ही समान मात्रा में हर किसी के अंदर होती है। हमारे कर्म निश्चित करते हैं कि हम इस वक्त अच्छाई से ऑपरेट कर रहे हैं या बुराई से ऑपरेट कर रहे हैं। वैसे ही मुझे कभी कभी लगता है इस डुअलिज्म का एक एग्जाम्पल मेरी लाइफ में, कि अगर मैं और सुहृद मेरे पति, अगर हम बड़ी ज़ोर से शिद्दत से झगड़ रहे हो किसी बात पर, और बात ऐसी है कि मतलब कोई हार नहीं मानना चाहता, दोनों ही अपने सबसे नुकीले, सबसे तेज़ और जहर से भरे शब्द बाणों के तरकश में लेकर जो है बिल्कुल सारे ताकत के साथ लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई इस पूरे दृश्य को पॉज कर दे, जैसे हम टीवी पॉज करते हैं, और मुझे रैपिड फायर की गति से पूछे कि इस वक्त, इसी क्षण, क्या तुम इस इंसान से प्यार करती हो,
तो मैं उतनी ही रैपिड गति से जवाब दूंगी हाँ, और फिर लड़ने लग जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। तो ये जो इस वक्त की नफ़रत, गुस्सा, चिढ़, डिसलाइक है, वो और प्यार, ये दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं एक ही समय। ऐसा नहीं है कि अब भी नफ़रत हो रही है तो प्यार थोड़ा कम हो गया, नहीं, वो भी वही हैं। तो ऐसे मुझे इस सवाल का जवाब देते वक्त, सोचते वक्त लग रहा था, कल जब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बातें करूँगी, तो मुझे लगता है कि हम जब पहाड़ देखते हैं या समुद्र को देखते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरे नसीब में बहुत सारा समुद्र आता है, तो मैं जब समुद्र को देखती हूँ मुझे लगता है मैं कितनी छोटी हूँ और कितनी अर्थहीन, परिणामहीन, इनकॉन्सिक्वेंशियल चीज़ हूँ। इस ब्रह्मांड में हम एक परमाणु जितने भी नहीं हैं शायद। जी। क्या ही हम कर लेंगे, क्या ही छोड़ जाएंगे, क्या ही बदल लेंगे, एक पन्ने भर के भी नहीं है हम इस पूरी किताब में, हमें पलटा ही जाएगा और आगे कहानी चलती ही रहेगी। तो एक तरफ ये विचार है कि हम कितने छोटे और अर्थहीन हैं, और दूसरी तरफ ये ज़ोरदार इच्छा भी है कि मैं कोई छाप छोड़ जाऊं, कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरे बाद कई पीढ़ियों तक मेरा नाम लोगों को याद रहे। तो इस सवाल का जवाब मेरे अंदर इस डुअलिज़म की तरह रहता है कि शायद इस सब का कोई अर्थ ही नहीं है, तो मैं बीत जाऊंगी, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और काश कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि बीतने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो ये दोनों विचार मेरे साथ एक साथ रहते हैं एक ही समय पर। मुझे लगता है जब हम ये सोचते हैं कि सब अर्थहीन है और क्या ही फ़र्क पड़ता है, आए गए किसको क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये विचार हमें किसी कृति की तरफ नहीं ले जाता। ये हमें बैठकर इस बात का मनन करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे मुझे याद रखा जाए, तो ये विचार हमें किसी तरह की कृति तक ले जाता है, कर्म तक ले जाता है, और मुझे लगता है वो ज़रूरी है। जैसे इस बात को मान लेना कि शायद मेरे करने से बहुत कुछ नहीं बदलेगा, उसी तरह हाथ पैर मारना छोड़ना नहीं है, इस बात को भी पकड़ के रखना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग द्वैत। तुम्हें क्या लगता है? जी, आप जब ये कह रही थी तो मैं सोच रहा था कि इजिप्ट में उस एक कुम्हार ने जो एक टैबलेट, एक पट्टिका बनाई जिस पे कोई आदेश खुदा हुआ था, एक भाषा में जो इजिप्ट की भाषा थी और एक दूसरी यूरोपियन भाषा में, उसी एक टैबलेट के सहारे हम सारी चीज़ें इतना पढ़ पाए कुछ जान हैं। पाए हैं जी। और जो हमें इंडस वैली में अब तक नहीं मिला है, कि वो एक सिरा उस कुम्हार को नहीं पता होगा, जो हम मनुष्यों के बारे में कहा जाता है कि हम अतीत और भविष्य की एक कड़ी भर हैं, उसको जोड़ भर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। या वो शिल्पकार जिन्होंने जिसको पशुपतिनाथ की सील कहा जाता है इंडस वैली की जी। या जब कोई अपना अन्नागार भर रहा होगा तो उसे थोड़ी पता होगा कि हज़ारों बरस बाद राखाल दास बनर्जी और सब लोग खुदाई करेंगे और पता चलेगा कि अरे साहब हमारे पूर्वजों को भंडारण का ज्ञान था या क्या था। तो व्यर्थता बहुत सब अपनी जगह पर, अपने तई छोटे छोटे मुझे लगता है कि दखल करते रहना चाहिए, क्योंकि चाहे वो महान होने का लोभ हो या उस लोभ की तरफ बढ़ते बढ़ते ये एहसास कि है इसमें भी कुछ नहीं पर तुम्हारी गति इसमें लग रही है, तो यही सही है ना। स्वधर्म और स्वभाव वाली जो बात होती है, तो मैं ये बहुत मानता हूँ कि दुनिया के सारे ज्ञान एक तरफ और उस ज्ञान का शतांश भी अगर एक्शन में लाया जा रहा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जी वज़नी होगा। विचार पे कर्म की प्रधानता। और अब जब मैं अपनी उम्र के चौथे दशक में हूँ तो मैं एक्शन वाले मोड में ज़्यादा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब सांस नहीं लौटेगी, किसी को नहीं पता होता है। नींद से एक करार होता है, जैसे वो इंश्योरेंस नहीं होता है कि कुछ हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोग जब जीवन बीमा करवाते होंगे तब ठीक ठीक उनके मन में क्या होता है, अरे हाँ ऐसे ही ले रहे हैं,
ऐसे तो कोई आदमी नहीं सोचता होगा ना कि अच्छा अभी मेरी अकारण मृत्यु हो जाएगी तो मेरे परिवार वालों को इतना मिलेगा, है ना। तो वो पूछते हैं फिर अच्छा 60 का हो जाऊंगा तो फिर ये मैच्योर होगी 80, ये बड़ा अलग सा करार है। पर इन सबसे इतर जब भी हम इस सवाल से जूझते हैं जो मनुष्य के बुनियादी सवाल हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करके जाऊँगा, तो मेरी सब कहानियाँ गांव से शुरू होती हैं। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पर मैं जाने से पहले वो सब कहानियाँ लिख जाऊँ जो गांव के बारे में सोचते हुए मुझे आती हैं। मैं एक कहानी पे काम कर रहा हूँ, पहले कभी जिक्र नहीं किया, पर ये घर जैसी बात है, यहाँ खुल के बात होती है। उस कहानी का नाम है बुलौआ। तो टेरा बुलौआ, बुलाया जाता है ना, न्योता, आमंत्रण, इनविटेशन। पर ये बहुत अलग किस्म का बुलौआ है जो गांव में आता है और उसमें गांव की परिधि पर रह रहे कुछ लोग हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गांव वालों ने पागल करार दिया है जबकि वो हैं नहीं, और एक तालाब है, कुछ टिकटॉकर किस्म के लोग हैं। तो इस तरह का एक प्रेमाइस है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने आपको शायद सुनाई भी है ये कहानी पहले। और मैं हमेशा अपने गांव के एक ऐसे बुज़ुर्ग के बारे में सोचता हूँ जो अनायास, हमारे तरफ बबूल बहुत होता है हरियाली के नाम पे, और इस नाम के टूथपेस्ट का ऐड देखकर ही हमें लगा कि चलो ये भी किसी काम का, वरना हमें लगता था कि ये सिर्फ जलावन के काम आने वाली लकड़ी है, या कई बार जब भीषण किस्म के झगड़े होते थे तब उस लकड़ी का इस्तेमाल मारा पीटी में भी होता था। तो अगर बबूल के 2 पेड़ ऐसे साथ उगाएं कि और उनसे ऊपर जाके एक मचान बन जाए और उस पर एक बुज़ुर्ग बैठा हो जो दुनिया जहाँ की लंतरानियाँ हाँकता हो, और वो तमाम बीते वक्त के बारे में ऐसे बात करता हो गोया वो खुद वहाँ मौजूद था, तो उसकी कहानी कैसी होगी। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं जो प्रकट तौर पे ऊट पटांग लग सकती हैं। जो मैंने पहले भी कहा, न्याय का कंसेप्ट मुझे बहुत लुभाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आई डोंट नो क्या लेगेसी रहेगी, क्या रहेगा, पर जो भीतर कहानियाँ हैं उनको जाने से पहले लिखित में दर्ज कर जाऊँ। हाँ, एक किताब तो साहित्य की पढ़ाई की है, इतने सारे लोगों को पढ़ा है, तो एक तो कहानियों की किताब जाने से पहले। कई प्रकाशक मित्र कहते हैं कि मेरी सामाजिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा ललन टॉप है, कि मुझे ललन टॉप के बनने की कहानी भी लिखनी चाहिए। पता नहीं कभी लिखूंगा कि नहीं, पर कुछ कहानियाँ ज़रूर लिखना चाहूँगा। आपके मन में आता है ऐसा विचार? मेरे मन में ये सब सुनते हुए एक फिल्म का ख्याल आया। डिज्नी की फिल्म है, कोको नाम की, आपने शायद देखी होगी। जी। बहुत ही अद्भुत लगती है मुझे वो फिल्म। वो फिल्म शुरू होती है एक कहने को त्यौहार ही हो सकता है स्पेन में, डे ऑफ द डेड कहा जाता है। मृत व्यक्तियों को याद करने का वो दिन होता है, जैसे हमारे यहाँ पितृपक्ष होता है, हमारे यहाँ तो काफ़ी लंबा समय होता है। उनके यहाँ एक दिन मनाया जाता है जब एक घर का एक कोना सजाया जाता है जिनमें उन सारे लोगों की तस्वीरें रखी जाती है, उनकी चीज़ें रखी जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उस परिवार का हिस्सा है। तो तस्वीरें होती हैं, कुछ वस्तु होती है उनकी याद जिस चीज़ से हमें आए वो चीज़ वहाँ पर रखी जाती है। फिर उस पे फूल चढ़ाए जाते हैं, सब साथ बैठकर उनको याद करते हैं, खाना खाते हैं। वो ऐसा दिन होता है। दिया दे लॉस मुएर्टोस कहते हैं उसे, डे ऑफ द डेड। अगर आपके परिवार में आपकी कोई ऐसी वस्तु या चित्र या तस्वीर नहीं है जिससे आपको याद किया जाए, तो धीरे धीरे ये संसार आपको भूलने लगता है। तो इस फिल्म में हम देखते हैं एक वो जगह है जिसमें हम सब रहते हैं और एक वो दुनिया है जिसमें गुजरे हुए लोग रहते हैं। और अगर आपकी याद इस दुनिया से ख़त्म होती चली जाए तो आप उस दुनिया से भी मिटते चले जाते हैं। तो ये मुझे इतना खूबसूरत लगा है कि वहाँ पर कुछ बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं मृत लोगों के जग में, जो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होते चले जा रहे हैं।
जैसे हम ठोस दिखते हैं, वो अब ठोस दिख नहीं रहे क्योंकि उनकी याद इस दुनिया से निकलती चली जा रही है। अब किसी कोने में, किसी सजावट में उनकी कोई चीज़ बाकी नहीं है क्योंकि वो इतनी पीढ़ियाँ पुराने लोग हैं। तो अब वो इस दुनिया से उस दुनिया में और फिर उस दुनिया से भी चले जाएंगे। अब उनकी याद ख़त्म हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो वो इस फिल्म में एक पोते की कहानी है जो अपने दादा की स्मृति को बचाए रखना चाहता है, और इस फिल्म के अंत तक उसे मृत लोगों की दुनिया से, जहाँ वो गलती से पहुंच गया है, उसे अपनी दुनिया में आना है उनकी कोई चीज़ लेकर, ताकि उन्हें याद रखा जा सके और वो हमेशा के लिए लोप ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि मैं क्या काम करूँगी और मैं कितने लोगों तक पहुँचूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिनकी लाइफ में फ़िज़िकल स्वरूप से मौजूद हूँ, जिनसे मेरा वन ऑन वन संबंध है, उन्हें मैं याद रहूँ, वो मुझे याद रखे। मैं उनके साथ मेरा व्यवहार ऐसा हो कि वो मुझे प्यार से याद रखे। इतना तो मैं ज़रूर चाहती हूँ। और क्योंकि हमने इस दुनिया में एक संतान को लाने का निर्णय लिया है, तो वो एक ज़िम्मेदारी है। अगर हम हमेशा हमारे आगे की पीढ़ी को हमारी लेगेसी सौंप कर जाते हैं, वसीयत, विरासत उन्हीं को मिलती है। तो मुझे लगता है मेरी वसीयत या मेरी चीज़ें वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे, इससे ज़्यादा मैं उसे एक काबिल इंसान बना सकूं, इसकी नींव में रख सकूं, इतना तो मैं ज़रूर चाहती हूँ। आगे तो खैर जैसे खलील जिब्रान कहते हैं कि बच्चे माता पिता के नहीं होते, वो अपने खुद के होते हैं। वो उस बाण की तरह होते हैं जो इस प्रत्यंचा से सिर्फ छूटा है। आप ना उस बाण की ट्रैजेक्टरी को डिसाइड कर सकते हो, ना उसका बुल्स आए आप तय कर सकते हो। वो सिर्फ एक बाण है जो आपसे छूट गया है। अब उसकी अपनी पहचान है और अपना रास्ता उसे खुद तय करना है। तो बच्चों पर अपनी वसीयत को लादना कितना ठीक है नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं एक अच्छे इंसान की मजबूत नींव तैयार करूँ। ये आज से ठीक 1 साल पहले हमने एक नींव रखी थी, आपने कहा। तो हम में से जिन लोगों को बेहतर शिक्षा मिली है, या एक ये भाग्यशाली संयोग रहा कि हम ऐसे परिवारों में पैदा हुए जहाँ पे हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जूझना नहीं पड़ा कि अगले वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। मुझे लगता है कि हम इस आशीर्वाद को याद रखें, पर ये अतिरिक्त जिम्मेदारी भी देता है। तो मन में बहुत था कि अब और क्या, एक ठीक नौकरी है, परिवार है, काम है, पहचान है। फिर मुझे लगा कि मुझे जीवन में जो कुछ भी अच्छा मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि मुझे अच्छी शिक्षा मिल पाई। पहले कानपुर में दीनदयाल विद्यालय में और फिर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो उसका जो एक पहला स्टेप है कि उसमें मैं अपने तय क्या योगदान दूं। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूं कि अगर इस देश के सारे सक्षम परिवार एक बच्चे की जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पा रहा है, सीखना चाहता है पर साधन नहीं है, उनकी ज़रूरतों का हिस्सा बन जाए, तो दुनिया के तमाम पुण्य, तमाम प्रवचन, तमाम दिखावे एक तरफ और ये एक तरफ। तो जब ये मैं कहता रहता हूँ, जाहिर सी बात है हम पर लागू भी होता है। तो हमारे गांव में हमारे परिजनों ने पिछले बरस भागवत की कथा करवाई है। तो बड़ा ये उत्तर भारत में माना जाता है कि अरे साहब इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, देखिए बुज़ुर्गों के लिए भागवत करवा रहे हैं, इतना लंबे दिनों का आयोजन। तो वहाँ पे ये संकल्प लिया था, जो बॉस्टन की, न्यूयॉर्क की, कई जगहों की लाइब्रेरीज़ देखते हुए मन में विचार आया। मेरा पुस्तकालयों में बहुत आस्था है मेरी, क्योंकि पुस्तकालय बनाने वालों को पता है या नहीं, कितने समय के मारे लोगों को उस जगह और उस जगह रखी किताबों में अपना ठिकाना मिलता है।
मेरे लिए करियर के जीवन की दृष्टि से किशोर वय में, युवावस्था के शुरुआती दौर में एक मुश्किल दौर था, जब मुझे लगता था कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है, मैं वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ जो पढ़ना चाहता हूँ, दुनिया भर की इच्छाएं मेरे ऊपर लाद दी गई हैं और मुझे असफल घोषित कर दिया गया है। तो मैं घर से, कॉलेज से सबसे दूर हमारे शहर में एक राजकीय पुस्तकालय था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के कोने में, वहाँ कोई नहीं आता था, राम जाने क्यों। तो मैं वहाँ जाके घंटों बैठा रहता था और किताबें पढ़ता रहता था। पुस्तकालय कितने ही जीवों के लिए अभयारण्य है, और ये कितना सुंदर शब्द है, अभयारण्य, जहाँ भय ना हो शिकार होने का। तो हमने और हमारी पत्नी ने ये संकल्प लिया कि हमारी वसीयत क्या हो। तो हम दोनों JNU से पढ़े। JNU में सबसे ऊंची इमारत JNU की लाइब्रेरी है। तो हमने कहा गाँव में एक पुस्तकालय बनाते हैं और अपनी देहरी पे ही बनाते हैं, अपनी ज़मीन पे बनाते हैं। तो वो पुस्तकालय है, वो हमारी एक ऐसी वसीयत है जिस पे हमें, ठीक कहूँ, गर्व बड़ा लोडेड शब्द है, पर थोड़ा सा संतोष है इस बात का कि हमने कुछ सोचा और हम उसको कर पा रहे हैं। और फिर उस पुस्तकालय के ज़रिए हम अपने गांव की बहुत सारी बच्चियों की पढ़ाई से जुड़े हैं। उसमें महादलित, अतिवंचित समुदायों की बच्चियों की प्रधानता, और ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन है कि जिनको समाज में, व्यवहार में सबसे बाहर रखा गया, अगर हम उनको शामिल नहीं कर सकते हैं तो सारी पढ़ाई, सारी चीज़ें बेकार हैं। दुनिया की सारी विजय पताकाएं एक तरफ, गिरिजा जी, जब वो ऐसी बच्चियां मुस्कुरा के बोलती हैं ना काका, तो मेरी छाती में वात्सल्य का झरना फूट उठता है। तो सामाजिकता कहती है कि मुझे ललन टॉप के लिए शायद याद रखा जाए, बहुत सारे यहाँ जो प्रयोग हुए शायद उनके लिए याद रखा जाए। व्यक्तिगत रूप से मुझे सुख मिलता है संवाद करने में, अलग अलग हस्तियों से बात करने का मौका मिलता है। चुनाव में जाता हूँ तो सामान्य लोगों से, पर अब हम जब उन बच्चियों के जीवन में क्रमशः बदलाव आते दिख रहे हैं, और जो गांव में एक चर्निंग शुरू हुई है, बहुत बाधाएं भी हैं परिवार के स्तर पे, सबके स्तर पे, जब आप कई खांचे तोड़ रहे हो ना, जेंडर का, जाति का, सबका, पर बड़ा संतोष है कि हम जो कुछ पढ़ पाए हैं तो शायद कुछ बेहतर करना है। तो एक तो ये पहलू है कि हम अपने बाद क्या छोड़ कर जाना चाहते हैं, क्या लेगेसी हम चाहते हैं कि हमारे बाद रहे, और दूसरा ये पहलू है कि हम किस लेगेसी का हिस्सा है। ऐसी कौन सी लेगेसी किसने छोड़ी है, या जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका हिस्सा हम अपने आप को पाते हैं। तो क्या लगता है आपको, आप किस लेगेसी का हिस्सा हो, या किसकी लेगेसी का हिस्सा? जी, मैं एक ऐसे कस्ब पर हूँ। मैंने ये शब्द पहली बार सुना जब लोगों को पता चला कि मेरा जन्मदिन 22 अप्रैल के दिन होता है, तो उन्होंने कहा अच्छा कस्ब है, मतलब दो राशियों के बीच का। हालांकि मैं ज्योतिष नहीं समझता हूँ, इसलिए उस बारे में ज़्यादा विचरता नहीं हूँ। मेरे हाथ में भी आपको मैं सरस्वती चिन्ह पहनता हूँ, और ये बस एक शादी की अंगूठी है मेरी, और कुछ नहीं है। मैं वैचारिक रूप से 2 ध्रुवों पर स्थित विद्यालयों में पढ़ा हूँ, और दोनों से बहुत सीखा, बहुत कृतज्ञता है। आज की तारीख में, जैसे जॉर्ज बुश ने कहा था ना, एक ताकत के गुरूर के साथ, कि बाइबल को कोट करते हुए, आइदर यू आर विद अस और विद देम। एक सबकी गर्दन पे एक छुरा रख दिया गया है कि तुम तय करो, है ना। फिर उसको बड़े सुभीते से कि आयातित कविताओं के साथ कि नहीं ये तटस्थता नहीं है, ये तटस्थता नहीं है, ये स्वीकार का भाव है, सार को गहरायत होता दे उड़ाए। कानपुर में पंडित दीनदयाल विद्यालय है। मेरे संस्कारों में उस विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। वो दक्षिण पंथ की पाठशाला है, राइट विंग, प्रखर राइट विंग। दीनदयाल जी जनसंघ के नेता थे। कानपुर में सनातन धर्म विद्यालय था, SD कॉलेज बोलते थे, वहाँ से वो पढ़े। तो जब उनका निधन हो गया, तब वहाँ से जुड़े जो लोग हैं
उन्होंने तय किया कि एक दीनदयाल मर गए तो क्या हुआ, हम सैकड़ों दीनदयाल पैदा करेंगे। इस विचार से वो विद्यालय शुरू हुआ। अर्धचंद्राकार बिल्डिंग के बीच में मारुति कक्ष यानी हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति वीर मुद्रा में। और सुबह सवेरे हम श्लोक पढ़ते थे, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो वो एक सिरा है समझ का। आधुनिक भारत के निर्माताओं की बात करें तो दक्षिण पंथ के तमाम लांछन एक तरफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को जैसे बनाया, जिस जगह हमें आज़ादी मिली, और वो नेता थे, आप उनमें 10 दोष होंगे भी, जब आप बहुत फैसले लेते हो तो कुछ कमियां भी रही होंगी, लेकिन जवाहरलाल जी कितने विद्वान व्यक्ति थे उनकी किताबों को पढ़ के पता चलता है, उनकी चिट्ठियों को पढ़ के पता चलता है। नए भारत में संस्थानों का निर्माण, क्योंकि व्यक्ति बीत जाएंगे, पहली बार चुनावों का होना, संसद कैसी चलेगी, सरकारें कैसी चलेंगी, पंचवर्षीय योजनाएं, बांध, बड़े बड़े संस्थान, पंडित जी का योगदान अद्भुत है। ये मैंने कर्ण सिंह का उपनिषदों पे बहुत काम है, जम्मू कश्मीर रियासत से आते हैं, उनका एक व्याख्यान सुना था। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी कि इफ़ गांधी वॉज द फादर ऑफ द नेशन देन नेहरू वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत एक राष्ट्र राज्य के तौर पे जैसा बना, उसमें नेहरू जी का योगदान, नेहरू वॉज द फादर ऑफ द स्टेट, बहुत है। वो आलोचना से मुक्त नहीं है। अब देखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा, इंदिरा गांधी ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसको कम्युनिस्टों का गढ़ कहा गया, वामपंथ का अड्डा कहा गया, और अभी एक तरफ दक्षिणपंथ से शिक्षा मिली, एक तरफ वामपंथ से शिक्षा मिली। मैं संकर हूँ, हाइब्रिड हूँ, इन दोनों से सीखा है, मुझे नहीं सूझता। तो जब मुझे क्या लेगेसी मिली, मैं किस लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैं इन दो बेहद कमाल के शैक्षणिक संस्थानों और इन दो बेहद कमाल के परस्पर बहुत विरोधी विचारों को अपने भीतर एक साथ पाता हूँ। ये द्वैत जी ये द्वैत है जो अंततः अद्वैत है जी, कि वो मिल गया ना भीतर हमारे। और हमारे देश की अगर आप परंपरा देखो तो ऐसी ही है। महापाचक देश है ये। शक, कुषाण, हूण सब आए ना, सब यहीं मिल गए हैं। तो इतनी विविधता है हमारे देश में। सो मुझे लगता है कि वो वही हमारी लेगेसी है। मैं उस विचार को आगे बढ़ा रहा हूँ, जहाँ हिंदी का एक शब्द है विरुद्धों का सामंजस्य जी, है ना। आपको हर चीज़ को नकार के, गुस्से में खारिज करके कुछ बनाना। ज़मीन अगर ऊबड़ खाबड़ है या उसमें खरपतवार ज़्यादा उगाई तो आप हटाते हो, ऐसा नहीं आप वनस्पतियाँ बचाने के नाम पे आप हर चीज़ नहीं उग जाने देते हो जी। तो वो परंपरा है। और मैं तमाम शहरों में रहा, पर मैं गांव से बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ, और ये मेरी बड़ी चिंताओं का विषय है कि गांव केमिकल का, प्लास्टिक का एक फूहड़ सा ढेर बनते जा रहे हैं, और चिंता नहीं हो रही, बताया नहीं जा रहा ना, उन गांव वालों का उतना दोष नहीं है। तो इस जीवन के जो मेरे लक्ष्य हैं उसमें ये है कि एक कृषि सहकारी संगठन बने, FPO बने, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बने। हमारे यहाँ प्रोग्राम में IIM के प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, आचार्य भी बोलते हैं प्रोफेसर को। उन्होंने, वो आंध्र के रहने वाले हैं, अनंतपुर और उसके आसपास के इलाकों में बहुत कमाल के प्रयोग किए हैं FPOs के इर्द गिर्द, फार्म वेदा के नाम से। तो जैसे अमूल बहुत प्रोफेशनल ढंग से चला, उस तरह से। तो वो हमारी प्रेरणा है कि हम वैसा कुछ करें। जी जी। आपको लगा कि आप एक्टिंग के पेशे में हैं, थिएटर में हैं, वर्कशॉप में हैं? बल्कि मैं चाहूँगा कभी आप हमारे गांव आएँ और हमारे गांव की और आसपास के गांव की बेटियों की थिएटर वर्कशॉप करें। मैं पिछले दिनों कन्नौज में था, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, पहले IPS थे, अभी नेता हैं, असीम अरुण जी, और उनकी पत्नी हैं ज्योत्सना जी, दोनों लोग सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हैं। उन्होंने ये विचार दिया, हमने कहा कि जो बच्चियां हैं वो बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशन, फंक्शन, बड़ी हिचक है, उसको कैसे दूर करें। तो असीम भैया और ज्योत्सना भाभी ने कहा कि थिएटर करवाओ उनको, उसमें झिझक खुलती है।
जी, इस लेगेसी का हिस्सा मैं अपने आप को ज़रूर समझती हूँ। ना सिर्फ थिएटर और एंटरटेनमेंट, जिस पर मैं आगे बात करूँगी, पर वो सारी महिलाएं जिन्होंने चप्पल पहनी, पर्स उठाई और घर से बाहर निकली, उस लेगेसी का मैं हिस्सा हूँ। मैं एक वर्किंग वुमेन्स लेगेसी का हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे गर्व भी है, संतोष भी है। ये एक निरंतर लड़ाई सी भी प्रतीत होती है कभी कभी, क्योंकि आज भी जैसे जब कबीर छोटा था और मैं शूट कर रही होती थी, हमारी शूटिंग 12 घंटे चलती है, उसके आगे पीछे 1-1.5 घंटा और तैयार होने में, कॉस्ट्यूम पहनने में लग जाता है। तो हमारा एक साधारण सा वर्किंग डे ही 15 से 16 घंटों का होता है, अगर आप ट्रैवल टाइम भी साथ जोड़ लें। तो जब कोई 16 घंटे घर से बाहर रहता है तो जाहिर सी बात है घर में क्या ही कर पाएगा। और अगर लगातार आप इस तरह का शूट कर रहे हो तो घर पे ध्यान देने के लिए कोई और ही चाहिए। तो ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता था कि तुम अगर इतना बाहर रहती हो और काम करती हो तो कबीर को कौन संभालता है। तो मुझे कभी कभी लगता था ये सवाल क्या मेरे पति से पूछा जाता होगा कि तुम इतना जो बाहर रहते हो तो घर पे कबीर को कौन संभालता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट औरतों को पूछा जाता है, और ये बात शहर या गांव में अलग नहीं है, ये हर जगह ऐसी ही है। औरतें, माताएं बच्चों के डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स हैं, जबकि हर तरह का विज्ञान, मानस शास्त्र ये कहता है कि एक बच्चे के पैदा होने की प्रक्रिया में जितना औरत का हिस्सा है, उसके बाद उस बच्चे के इस दुनिया में आ जाने के बाद स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़कर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मर्द नहीं कर सकता बच्चों के लिए। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत की ही होती है कि वो 8, 9, 10 घंटे की नौकरी कर घर आए और फिर वो खाना भी बनाए और घर भी संभाले? तो मुझे लगता है मैं धीरे धीरे एक इंच से इस विषय को आगे पुश करती चली जा रही हूँ कि इक्वालिटी का असली मतलब क्या होता है, एक वर्किंग औरत होना कैसा होता है। तो अगर मैं अपनी लाइफ को इस तरह जी पाऊँ कि मुझे देखकर 4 लड़कियाँ जो अब चप्पल पहन रही हैं, बैग उठा रही और घर से बाहर निकल रही हैं, उन्हें समझ में आए कि इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसको किस तरह निभाया जा सकता है और किन चीज़ों को सुनने की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब धीरे धीरे बदलेगा, पर बदलेगा जी। इस उम्मीद के साथ ही इस लेगेसी का हिस्सा मैं हूँ। और मेरे पहले वो सारी औरतें जिन्होंने ये कदम उठाए, मुझसे ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा बड़ा विरोध सहन करके उन्होंने अपनी जगह बनाई इस दुनिया में, इस लेगेसी का हिस्सा मैं अपने आप को ज़रूर पाती हूँ। बड़ी कमाल की ज़रूरी लेगेसी है। इसके अलावा इसका जिक्र पहले भी हुआ था, इस गाने का ला ला लैंड फिल्म से एक गाना है जो एक स्वगत की तरह पेश किया जाता है। तो वो है मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ कि उसे मैं हिंदी में सुनाऊँ जी, क्योंकि ये जो एक क्या किस चीज़ की लेगेसी कह सकते हैं इसे, पागलपन की लेगेसी इसका हिस्सा भी मैं अपने आप को ज़रूर पाती हूँ। जो सुना रही हैं गाना वो कहती हैं कि मेरी बुआ पेरिस में रहा करती थी। मुझे याद है जब वो घर आया करती थी तो हमें कहानियाँ सुनाती थी पेरिस के बारे में। मुझे याद है उन्होंने हमसे एक बार कहा था कि वो एक बार नदी में कूद गई थी बिना चप्पल पहने। वो हंसी, उन्होंने कहा कि उन्होंने छलांग लगाई बिना देखे बिना सोचे और वो नदी में गिर गई। पानी बहुत ठंडा था। उसके बाद एक पूरा महीना उन्होंने छींकते हुए गुजारा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं इसे दोबारा करूंगी। ये गाना उन सब के लिए है जो सपने देखते हैं, चाहे वो सपने कितने ही फिजूल के या मूर्खता से भरे हो, पर देखते ज़रूर है। ये गाना उन सब दिलों के लिए है जो टूटते हैं, दुखते हैं, और ये गाना उस कन्फ्यूजन के लिए, उस मेस के लिए है जो ऐसे स्वभाव के लोग अपने पीछे छोड़ जाते हैं। मेरी बुआ ने एक फीलिंग को कैप्चर किया
जैसे कोई आसमान हो जिसका कोई अंत ना हो या छत ना हो। सूर्यास्त का वो सुंदर दृश्य उन्होंने एक फ्रेम में सजा लिया। वो अपनी शराब में डूबकर जी, बुझते बुझते धीरे धीरे बुझी, लेकिन मुझे हमेशा उनकी जलती हुई लौ याद रहेगी, उनका बुझना नहीं। ये गाना उन सब के लिए है जो सपने देखते हैं, चाहे वो कितने ही फिजूल के लगे। ये उन सब दिलों के लिए है जो टूटते हैं, दुखते हैं, और ये उन सारी कठिनाइयों के लिए है जो ऐसे स्वभाव के लोग अक्सर अपने आसपास पाते हैं। मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि पागलपन बहुत ज़रूरी है। हमारी इस रंगीन ज़िंदगी के अलग अलग रंग इस पागलपन की वजह से ही हमें दिखते हैं। क्या पता ये पागलपन हमारे लिए कौन से नए दरवाजे खोले, और शायद इसीलिए बाकी सबको हम जैसों की ज़रूरत होती है। तो बुलावा दिया जाए उन सारे बागियों को, विद्रोहियों को, बगावत करने वाले लोगों को, वो सारे कंकर जो एक तालाब पर गिरकर चारों तरफ लहरें उठाते हैं, वो सारे पेंटर्स, कवि, वो सारे नाटक। ये गाना उन सब के लिए है जो सपने देखते हैं, जो पागल भी लगे फिर भी उन्हें देखते रहते हैं। ये गाना उन सब के लिए है जिनके दिल टूटते हैं, जो बहुत सारी गड़बड़ भी करते हैं। मैं जो कुछ करती हूँ या मैं जो कुछ हूँ, मुझे लगता है इसके बीज उस इंसान में है। वो मेरी बुआ, उनका वो पेरिस और उनकी वो नदी, जिसके बारे में बात करते हुए, हंसते हुए वो हमेशा कहती थी कि मौका मिला तो ये सब दोबारा करूँगी। अगर जिसको जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो तंज या लगभग गाली की तरह इस्तेमाल किया गया ना, अरे साहब बड़ी तेज़ लड़की है, वो तो बड़ी फास्ट है, तो ऐसे कपड़े पहनती है, बाज़ार में खिलखिलाती है। ऐसी सब लड़कियों को अगर हीरो की तरह पेश किया जाए ना, आपने जब कहा, हमारी एक नानी थी, उनका परिवार बाहर चला गया और फिर पेरिस में सेटल हो गया। तो वो नानी आई, हमारे लिए कौतुक ये नहीं था कि वो पेरिस से आई हैं, हमें नहीं पता वो फ्रेंच बोलती थी, अंग्रेज़ी, हिंदी। बहुत बूढ़ी थी, मतलब झुर्रियों के बीच में कहीं कुछ था, बहुत खुश मिजाज थी, और उन्होंने साड़ी के नीचे जूते पहन रखे थे। हमारे लिए ये इतनी सुंदर बात थी कि एक इतनी बूढ़ी औरत ने जूते पहन रखे हैं और वो इतनी खुशनुमा है। वैसी हो जाएं, दिल करे तो रोएं, दिल करे तो हंसें, खिलखिलाएं। वो जो आप लघु में एक कहानी करती हैं, जब आपने सुनाई थी, कृष्ण बलदेव वैद जी, इक्के पे बैठे, तांगे पे बैठे, मेलों में, हाट में, बाज़ार में। ये मेरा बड़ा सपना है कि मेरी जो जीवन के बारे में समझ थोड़ी सी बेहतर हुई है, ऐसा मुझे लगता है, या दुरुस्त हुई है, उसमें बड़ा योगदान मेरी पत्नी गुंजन का, जो एक दुनिया के चलन के हिसाब से बड़ी तेज़ महिला है ना। पर चूँकि हम दोनों ने ही दुनिया के, समाज के चलन के खिलाफ जाके शादी की, अपनी बहुत सारी चॉइसेस की। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं गौरव, उनके बच्चों के नाम मैंने रखे। जिन बच्चों के मैं नाम रखता हूँ मेरा अतिरिक्त जुड़ाव हो जाता है। तो पर एक शर्त होती है हमारी कि अगर मैं बच्चों का नाम रखूँगा तो उनके नाम के साथ जाति सूचक शब्द ना हो, माँ या पिता का नाम हो। तो गौरव के बेटा है, उसका नाम है अनहद। तो अनहद, और उसकी माँ का नाम है ज्योति, तो उसका पूरा नाम है अनहद ज्योति। और फिर बेटी हुई तो उसका नाम है सुहासिनी गौरव। फिर हमारे भतीजा हुआ तो हमारे भाई ने कहा कि आप नाम रखिए। और मैं अपने घर की लाइब्रेरी में घूम रहा था जब उसने ये हक दिया मुझे, छोटे भाई ने, चाचा के बेटे ने। तो मैंने उसका नाम रखा सदगमय।
असतो माँ सदगमय, सद के रास्ते पर चलने वाला, तो उसका नाम है सदगमय अभिषेक। अभिषेक उसके पिता का नाम है। हमारे एक मुंबई में एक दोस्त हैं, उनके बच्चा हुआ, उनका नाम विनीत है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप नाम रखिए। तो मैंने कहा यार मेरे मन में नाम आ रहा है पर पता नहीं तुम रखोगे कि नहीं। तो उन्होंने कहा बताइए। तो मैंने कहा वैराग्य। तो क्योंकि सब लोग अरे वैराग्य नाम कैसे रख सकते हो। ही वॉज सो हैप्पी, ही नेम्ड हिज किड वैराग्य विनीत। तो ये सारे जो बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं अमित, उनकी बेटी है अद्विका, आदू बोलते हैं हम। आपका बेटा है कबीर। हमारे छोटे भाई हैं वैभव, उनका बेटा हुआ। और वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है मामला, क्योंकि अगेन वो एक और छोटे भाई हैं और उन्होंने और उनकी पत्नी ने, शुभी ने, हमें ये हक दिया कि हम बच्चे का नाम रखें। तो मैंने कई नाम सुझाए, तो फिर नाम तय हुआ कृतज्ञ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी वैल्यू है जीवन में। तो मैंने कहा कि इसका नाम कृतज्ञ शुभ रख सकते हो क्योंकि माँ का नाम शुभी है, या कृतज्ञ वैभव रख सकते हो क्योंकि पिता का नाम वैभव है। दे नेम देयर किड कृतज्ञ सौरभ। मैं कौन सी निशानियों की बात करूं, मुझे बस ये भरोसा है कि ये सारे जो बच्चे हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे, मेरे परिजनों के बच्चे, ये दो चीज़ें याद रखें। एक, जीवन का मकसद आनंद है। हमारे यहाँ आनंद को बुरा शब्द नहीं माना गया। आनंद किस में है? आनंद सीखने में है, आनंद बढ़ने में है। तो एक तो ये खूब मौज में रहें, हंसते खिलखिलाते सीखते काम में जुटे हुए बच्चे रहें। और दूसरा, इन्हें ये पता हो कि जीवन मैं से हम की यात्रा है ना। तो उनके काका ने ये जो काम शुरू किया है, काकी ने जो काम शुरू किया है, जिसे वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी विरासत समझते हैं, ये सारे बच्चे उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं अक्सर हंसी में कहता हूँ कि मेरे वारिसों को, कुलदीप प्रतीक्षा का बेटा है राग, मेरे वारिसों को मुझसे संपत्ति नहीं मिलेगी, मेरे वारिसों को मुझसे जिम्मेदारियां मिलेंगी कि भाई ये काका ये और काकी ये काम करते थे, अब इस काम को आगे बढ़ाना है, तो जिम्मेदारियां मिलेंगी। पर इन बच्चों के जो माता पिता हैं, इंक्लूडिंग यू एंड सुहृद, तो मुझे बड़ी आश्वस्ति भी रहती है कि कहीं बहुत अच्छे से पेरेंटिंग हो रही है। अमित को मैं इतना इन्वॉल्व देखता हूँ अपनी बेटी के साथ, और ख़ास तौर पे जब मैं पुरुषों को बच्चियों के साथ, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है उनको बेखौफ बनाने की, उनको ये कहने की, अगर दुनिया के सारे पिता अपनी बेटियों को कहें कोई बात नहीं बेटा तुम दौड़ो, तुम्हें जो करना करो, मैं खड़ा हूँ पीछे, और वैसे ही खड़ा हूँ जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे का कैरियर पकड़ते हैं ना, कि हमें पता है पैडल मारते हुए कि गिर रहे होंगे तो संभाल लेंगे, बस इतना ही हौसला चाहिए लड़कों को, लड़कियों को, कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो आके बता दें, तो एक और बेहतर दुनिया मिलेगी। वैसा है। तो मैं यहाँ से देखिए बात शुरू हुई कि जो सो कॉल्ड तेज़ औरतें हैं, तेज़ लड़कियाँ हैं, इनका खूब सेलिब्रेशन हो। काम पे जाती औरतें हैं, है ना, क्योंकि जब औरतें काम पे जाएंगी, औरतें जूते पहनेंगी, औरतें किताबें पढ़ेंगी, औरतें बहस करेंगी, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आदमी भी बेहतर हो जाएंगे, बच्चे भी बेहतर हो जाएंगे, और कुंठाएं कुछ कम हो जाएंगी। आपने जिम्मेदारी की बात की, मुझे लगता है कि जैसे वो सारे पिता जो अपने बच्चियों को साइकिल सिखाते वक्त उनका कैरियर पकड़ ले सिर्फ, और उन्हें कहे बेटा जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसी तरह मुझे लगता है एक बेटे को बड़ा करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। क्योंकि ये जो तेज़ लड़कियां हैं, इनके लिए एक सुरक्षित इंक्लूसिव दुनिया तब बनेगी जब इनके साथ साथ उनको सुरक्षित महसूस करवाने वाले, हालांकि ये पूरी तरह किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती, पर उनके साथ मिलकर इस दुनिया को इंक्लूसिव और सेफ़ बनाएं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी कि मैं अपने बेटे को क्या सिखा रही हूँ से ज़्यादा उसके सामने मैं अपना जीवन कैसे जी रही हूँ,
क्या वो ये देखता है कि उसकी माँ रोज़ काम पर जाती है और खुश होती है कि वो कुछ कर पाती है, अपने मन का काम करती है, घर आती है तो चिढ़ी हुई रूठी हुई नहीं रहती कि मेरा कुछ रह गया, मैं कुछ कर नहीं पाई। अगेंस्ट ऑल ऑड्स सब कुछ संभालते हुए क्या उसकी माँ एक खुश वर्किंग वुमन है। तो मैं चाहती हूँ कबीर एक ऐसे औरत की छवि देखे जो जिसके ओपिनियंस भी है, जो इनको रखना भी जानती है, जो अपना काम प्यार से करती है और लगाव के साथ करती है। हाल ही में एक किस्सा हुआ। कबीर जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल में एक बच्ची भी पढ़ती है। उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया, सुरुत को फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि क्या गिरिजा ने कबीर को मासिक धर्म के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में कुछ बताया है, क्या वो जानता है इसके बारे में। तो मेरे बेटे और मेरे बीच में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, किसी भी विषय पर आकर प्रश्न पूछने पर मनाही नहीं है, पाबंदी नहीं है। वो मुझसे वो हर चीज़ पूछ सकता है जिससे उसे कन्फ्यूजन लग रहा हो, डर लग रहा हो, खासकर वो चीज़ें जो डरावनी या कन्फ्यूजिंग होती है इस उम्र में। तो हम एडोलेसेंस पर, प्यूबर्टी पर, ग्रोइंग अप पर, क्योंकि अब वो उस कस्प पे है जी कि ना वो बच्चा रहा है ना वो टीनेजर है, वो बस 12 साल का है। तो उसके आसपास की सारी बच्चियों में बदलाव आ रहे हैं, उनके शरीर बदल रहे हैं, वो इस एज पर है। तो मैंने उससे इस बारे में खुलकर बात की है और जितना उसके एज के लिए अप्रोप्रिएट है उतना उसे ज़रूर बताया है। तो ऐसा हुआ कि उसकी क्लास में एक लड़की है जिस के पीरियड्स चल रहे थे और कबीर और वो दोनों साथ में मेट्रो से कभी कभी ट्रैवल करते हैं। तो उनके बीच शायद ये बात हुई होगी कि उसे तकलीफ़ हो रही है या वो दर्द में है और कबीर को ये पता था। तो जैसे ही ट्रेन आई कबीर दौड़कर अंदर गया और उसने एक सीट पकड़ी। जब बहुत सारे लोग अंदर आने लगे, वो लड़की भी अंदर आई, तो उसने उसे बुलाया और उठकर अपनी सीट ऑफ़र की कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बैठो, मैंने तुम्हारे लिए सीट पकड़ी है। तो ये जब उसने अपने घर जाकर बताया तो उसकी माँ ने फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि क्या तुमने उससे इस बारे में बात की है, क्या तुमने उसे बताया है। तो सुरुद ने कहा हाँ गिरिजा ने उससे बताया है। उसने कहा थैंक यू, हमें और ऐसे लड़कों की ज़रूरत है जो इस बात को समझे और ऐसी सेफ स्पेस तैयार करे। तो मुझे लगा कुछ ठीक हो रहा है मुझसे, क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसा जॉब है ना जिसके लिए ना आपको कोई ऑफिशियल क्वालिफ़िकेशन मिलती है, ना कोई इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, ना सर्टिफिकेशन होता है। आप बस every day you keep playing, it's like facing a fast bowler. You don't know how to play the shot, you just have to decide in that moment. तो पेरेंटिंग थोड़ा सा मुझे वैसा भी लगता है कि आपको क्या पता आपके हर डिसीजन का क्या परिणाम हो। आपका बेटा लाइफ में कुछ फिगर आउट कर ले या थेरेपी के बिल भरेगा, इवेंचुअली आपको नहीं पता है। तो उस दिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक सेंसिटिव लड़का पैदा किया है। आपने एक लड़का पैदा किया जिसको सेंसिटिव बना रही हैं आप। कोशिश तो यही है जी। ये बड़ा ज़रूरी है। हम जब बच्चियों के इस काम से जुड़े हैं तो हमने जो एक संकल्प किया है वो ये है कि हमारी लाइब्रेरी में जो गर्ल्स वॉशरूम है उसमें हम सैनिटरी वेंडिंग मशीन वो लगा रहे हैं ताकि वो सैनिटरी पैड्स भी ले जा सकें, घर वालों के लिए भी, अपनी मम्मी के लिए भी, भाभी के लिए भी। और साल में हम 1-2 वर्कशॉप भी कराएं जी, जिसमें वो आके खुल के किशोर वय की बच्चियाँ हैं ना, उनको बताया जा सके अब तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि गांव देहात के इलाके में बड़ी झिझक रहती है। और इससे मुझे ये ख्याल आया, और आप सब लोग जो देख रहे हैं, हम बहुत माइग्रेशन की बात करते हैं जो ज़रूरत भी होती है, सबको बेहतर मौक़ों के लिए जाना पड़ता है। एक बार जब हम कहीं टिक जाएं तो हमें रिवर्स माइग्रेशन भी करना चाहिए। हमने जहाँ से शुरू किया है, जहाँ से सीख के आगे बढ़े। मुझे अक्सर ये लगता था कि यार मेरे मैथ्स के टीचर को 12वीं के मैथ्स इतने अच्छे से आती है, क्यों नहीं ये 1 साल का ब्रेक ले लेते, IIT देते हैं, 4 साल IIT कर लेंगे, फिर इनकी कितनी अच्छी सैलरी हो जाएगी।
ऐसे सोचता था तब, जब 6वीं 7वीं में था, कि इन्हें तो इतना आता है, फिर भी ये साइकिल से चल रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आप आगे बढ़ गए, बहुत सारे लोगों ने आपको एक जगह पे धक्का दिया, सहारा दिया। तो और ये कोई बड़ी, बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी आदर्शवादी, बड़ी ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि जब आप किसी मकाम पे पहुंच गए तो जहाँ से शुरू किया है वहाँ जाके एक पेड़ लगाया है, एक परिवार की पढ़ाई से जुड़ जाएं, कुछ कर लें। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको भी सेलिब्रेट करते रहें, क्योंकि देखिए हमारे पास ये गुंजाइश है गिरिजा जी कि हम कई बच्चों की पढ़ाई से जुड़ सकते हैं। पर अब गृहस्थ लोग सोचें कि साहब हम अपना काम छोड़ के कितने साल, तो इसीलिए होता है ना कि आप आसपास ऐसी संस्थाएं देखते हो, व्यक्ति देखते हो। तो मैं आखिरी में बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ अपनी लेगेसी को कि जब जाएं, हमने ये तय किया कि पुस्तकालय में कोई पत्थर वत्थर नहीं होगा। काय का पत्थर भैया, बड़े बड़े तुर्रम कहाँ आए, सबके पत्थर आए उखड़ गए, ठीक है। पर आप जब जाएं तो ये पीड़ा वाली ऐंठन ना हो, जैसी वसीयत कहानी हो, एक स्मित हो कि यार बहुत गलतियां की, बहुत सीखा, पर जिया जीवन। क्योंकि हमारे जाने पे भी बवाल होगा। हमने और गुंजन ने देह दान का संकल्प लिया है, तो ये आसान नहीं है जब आप उत्तर भारत के कर्मकांडी परिवार से आते हो, पर आसान तो कुछ भी नहीं रहा। और मौजी इसी बात की है, सुडोकू सिंपल हो तो सॉल्व करने में मज़ा ही नहीं आता है। तो जो कमाया वो समाज को जाए। और उसके पहले ऐसा नहीं कि हम बड़े वीतरागी हो गए हों। हमारी बड़ी इच्छाएं, हमें दुनिया घूमनी है, हमें सारे सुंदर संगीत सुनने हैं, किताबें पढ़नी हैं, वस्त्र पहनने हैं, और पर इन सब के बीच वो एक बोध रहे। मेरी मैं अब 2-3 इच्छाएं हैं, लेगेसी कह सकते हैं, क्योंकि घर जैसी बातें हो रही हैं तो मैं अपने दर्शकों वाला जो घर है उनको बता रहा हूँ। एक मैं हालांकि मुझे इसको लेके कुछ लोगों ने कहा भी कि तुम इतना एकांगी क्यों सोच रहे हो। हमारा और गुंजन का संकल्प है कि हम बच्चियों के लिए एक स्किल स्कूल बनाएं जो उनके लिए पूरी तरह निःशुल्क हो, क्योंकि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से अति पिछड़े वर्गों से आती हैं। उसका नाम होगा दक्ष। और ये मैं विचार इसलिए साझा कर रहा हूँ कि हमारा ये संकल्प है, तो एक तो जब आप लाखों लोगों के सामने कह दो तो मजबूती रहती है कि भाई अब इतने लोग साक्षी हैं, झूठ नहीं बोल सकते, मुकर नहीं सकते। और दूसरा कि इसको देख के किसी और के मन में विचार आए तो और अच्छा है, क्योंकि हमारा अकेले का तो नहीं है ना। ये एक स्किल स्कूल हो 6वीं से 12वीं तक की बच्चियों का, जिनको अगर वो 9 घंटे स्कूल में तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ें, द सो कॉल्ड पढ़ाई, किताबी पढ़ाई। 3 घंटे वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, फुटबॉल खेलें, कुश्ती लड़ें, चेस खेलें, सुडोकू सॉल्व करें, ध्यान करें, योग करें, बहुत मजबूत रहें। और 3 घंटे वो एक स्किल सीखें, दक्ष हों जीवन में। वो बिजली का काम सीखें, वो बेकिंग सीखें, वो गार्डनिंग सीखें, वो कंप्यूटर की कोडिंग, कोई एक ऐसी चीज़ कि उनको ग्लोब पे कहीं भी छोड़ दिया जाए तो उस एक स्किल की वजह से वो अपना सम्मानजनक ढंग से जीविकोपार्जन कर सके। आप कल्पना करिए गिरिजा जी, 16-17 साल की लड़कियां गांव देहात से आई हुई, शहर के बाज़ारों में चल रही हैं, पसीने में लथपथ हैं, फुटबॉल खेल के आई हैं, ज़्यादातर पुरुषों से भरे स्टेडियम में ऐसी तैसी खिलखिला रही हैं, मजाक कर रही हैं, एक दूसरे को तंग कर रही हैं, बाज़ार में चल रही हैं। क्या सुंदर वो दृश्य होगा। पहुंच गई एसपी ऑफिस में, साहब हमारे गांव में झगड़ा हुआ, इनकी एप्लीकेशन नहीं ली है चौकी इंचार्ज ने, थाना इंचार्ज ने। बैंक में पहुंच गई कि ये मेरी मम्मी और उनकी सहेलियों ने अपना स्वयं सहायता समूह बनाया है, इनको लोन क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसी लड़कियां पहुंच गई वो पासपोर्ट बनवाने के लिए कि हम जाएंगे घूमने, जब जाएंगे तब जाएंगे, हमारा पासपोर्ट बनाइए, है ना। तो एक तो वो दक्ष, और दूसरा जिससे बड़ा इतर है, मेरा बड़ा सपना है कि एक कैफ़े खोलूँ मैं पहाड़ में, जोग नाम से जी। राग जोग मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। वो ओंकारा का वो गाना जोग में ही है, ओ साथी रे बिनते हैं, ओ साथी रे
दिन डूबे ना, है ना। तो जोग बड़ा सुंदर शब्द है। और मेरे गुरु हैं कृष्ण, कृष्ण योग की बात करते हैं, जोग एंड योग। और वो बड़ा वैसा कैफ़े हो जहाँ पे अफलातूनी किस्म के लोग आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, खाना साझा कर रहे हैं, तजुर्बे साझा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि कुछ अजनबी मिलते हैं, बतियाते हैं, वो बड़ा दिलचस्प होता है देश में विदेश में। तो ऐसा एक पहाड़ पे, और खूब आसपास के जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आप उनके प्रोड्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बड़ी एक लंतरानी की जगह तो साहब होनी ही चाहिए, एक गप की गुंजाइश हमेशा होनी चाहिए। और सब लोग वो एक जगह खोजें, एक जगह जहाँ वो सार्वजनिक हो सकें और एक जगह जहाँ वो ध्यानस्थ हो सके। तालाब के किनारे की कोई सीढ़ी हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, घर का कोई कोना हो सकता है, पुस्तकालय हो सकता है, जहाँ पे वो अपने अकेलेपन के साथ सहज होकर बैठ सके। बस इतना सा है, बाकी तो क्या है, ऐसे चले जाना है। मैं चाहती हूँ मैं किसी दिन एक प्रोडक्शन कंपनी खोलूँ, एक निर्मित संस्था, जहाँ पर मैं अलग अलग माध्यमों में लोगों तक वो कहानियाँ पहुँचा सकूँ जो ऐसे बैठे बैठे जिन तक हम कभी पहुँच नहीं पाएंगे। हर वो इंसान जिसने बहुत अद्भुत जीवन बिताया हो, एक किताब नहीं लिखता या अपने अनुभव किसी ऐसे माध्यम पर साझा नहीं करता जो उसके बाद भी रह जाए, चाहे वो इस तरह का डिजिटल कंटेंट हो या वो किताब स्वरूप में हो। तो ऐसे इतने सारे अद्भुत लोग अपने आसपास हैं। मैं चाहूँगी उनकी कहानियाँ, उनके किस्से लोगों तक पहुँचे। वो सारी अद्भुत चीज़ें जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें विस्मय से भर देती है, वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। फिर वो नाटक के स्वरूप में हो, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ के स्वरूप में हो, वो कहानियों के स्वरूप में हो। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ एक दिन। देखिए, हम इतनी सब बातें आपसे कह पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्योंकि दो प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने हमारा दोस्त होना चुना घर जैसी बातों के लिए। पहला है ये टाटा कॉपर, ये पानी की बोतल है। मैंने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूँ। और ये एक बहुत सुंदर इत्तेफाक है कि हम ये 10वां एपिसोड आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज कितनी तारीख है? 9 अक्टूबर है। रतन टाटा का आज ही के दिन निधन हुआ था। तो रतन टाटा को लोग कितनी मोहब्बत से याद करते हैं, जबकि भारत में उद्योगपतियों को लेके बड़ा संशय है ना। पर टाटा के साथ वैसा नहीं है। पशुओं के प्रति उनका जो प्रेम था, वो जो कुत्ते की कहानी है, आखिरी में उन्होंने बुज़ुर्गों के केयर के स्टार्टअप्स को जिस तरह से फंड किया। तो अगर किसी को लेगेसी बनानी है तो वो टाटा जैसी लेगेसी, पूरे देश को लगे हमारा है। तो मैं तो सारे धन्ना सेठों से कहता हूँ कि कुछ अस्पताल, कुछ विश्वविद्यालय, कुछ बड़े शोध संस्थान, हमारे देश के वैज्ञानिकों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, फंडिंग नहीं है। हमारे देश की सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है, स्पेशल नॉलेज जोन बनाए, दुनिया भर के वैज्ञानिक जहाँ पे आके सेटअप कर सकें, लाल फीताशाही से मुक्त। तो वो टाटा हमारे साथ जुड़ा है। टाटा कॉपर की ये बोतल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मैंने इस पूरे एपिसोड में निर्माण की बात कही, पुस्तकालय बन रहा है, संकल्प है कि भविष्य में स्कूल बनाएं दक्ष के नाम से। हमारे दोस्त अल्ट्राटेक कहते भी हैं कि घर आदमी एक बार बनाता है और ये एक ज़रिया है समाज में अपनी पहचान बनाने का, उसे स्थापित करने का, सम्मान पाने का। और ये बड़ी दुरुस्त बात कहते हैं कि आपकी समाज में पहचान इस बात से भी होती है कि आपने क्या बनाया है, क्या निर्माण किया है। ज़्यादातर मामलों में ये घर होता है। हमारे जैसे कुछ सौभाग्यशाली लोग, जिन्हें लोगों का प्यार मिला और संसाधन मिले, उनके केस में ये संस्थान भी हो सकते हैं। मजबूत हों। जब हम लाइब्रेरी बनवा रहे थे तो हमने अपने आर्किटेक्ट से कहा कि नींव ऐसी भरना और इमारत ऐसी तैयार करना कि
हमारा घर परिवार खानदान, पता नहीं उसके नामलेवा कितने रहें ना रहें, वो इमारत रहे। इसलिए रहे कि बच्चों की पढ़ाई का जो सिलसिला है, कि कोई अपने घर से खिन्न होके आ रहा है, माँ ने कुछ कह दिया, पापा ने, भाई ने, बहन ने, गुस्से में बस्ता उठा के, झोला उठा के चला आया, तो उसको पता है कि ये एक अभयारण्य है जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ उसको। अब मुझे कोई, क्योंकि मोबाइल की एंट्री नहीं है वहाँ पे, तो अब मुझे 3 घंटे कोई तंग नहीं करेगा। हम सब अपनी अपनी दुनियाओं के भीतर की एक दुनिया में जा सकें, अपनी पहचान बना सकें। तो अल्ट्राटेक का बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ इस पूरे पॉडकास्ट में जुड़े हैं। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मैं आखिरी में हमारे प्रिय कवियों में से एक है मुक्तिबोध, उनकी एक कविता पढ़ के इस सीज़न का दीपदान करूंगा, और उसके पहले गिरिजा जी से गीत सुनेंगे। मुक्तिबोध हिंदी के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी एक बहुत अमर कविता है अंधेरे में, उसके एक अंश है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरम्भिर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुख के धागों को तमगे सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। तो ये एक आकाशदीप की तरह काम करती है कि बहुत मैं में नहीं पड़ना है, लोग तारीफ करें, लोग धिक्कारें, लोग लांछन लगाएं, लोग माथे पर तिलक लगाएं, सब ठीक है वो सारी, पर वो जो भीतर की सार्वजनिकता है उसको बहुत मुस्तैदी से बचा के रखना है। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं बड़ा खुश हुआ, एक पत्रकारिता का पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार के दौरान पत्रकारिता पर कुछ अनुचित टिप्पणियां की गई, तो मैं मंच पर ही कह आया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हवाला देके सारे शक्ति प्रतिष्ठानों को कि किसी से ना डरो, ना गुरु से, ना वेद से, ना मंत्र से, सब बातें क्या है। तो मैं बड़ा खुश था, मैंने गुंजन को, आपको, सब दोस्तों को बताया कि आज मैं, और उसी दिन शाम से एक प्रायोजित ट्रोलिंग भी शुरू हुई। तो जैसे ही मन में कोई दम आता है, तुरंत प्रकृति उसको अपने साम दाम दंड भेद से दुरुस्त कर देती है, पर वो भी ना जीत पाए, क्योंकि फिर आपका काम है आपके साथ। तो ऐसा ये चलता रहता है जीवन का चक्र। मैं जो भी ये देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको देहदान बहुत मुश्किल चीज़ लग रही है तो अंगदान के लिए ज़रूर रजिस्टर करवाएं। हमारे देश में कितने लोग हैं जिनको इस बात की ज़रूरत है। नरेश सक्सेना जी की एक बहुत सुंदर और ज़रूरी कविता है, एक वृक्ष भी बचा रहे। नरेश जी लिखते हैं, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा, अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले, कितनी लकड़ी लगेगी, शमशान की टाल वाला पूछेगा, गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है, लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दागर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। हाँ, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होता तो कहता आपसे कोई निर्गुण सुना दीजिए।
आज एक गाना गाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे उसके राइट्स का कोई अंदाज़ा नहीं है। कौन सा? रहे ना रहे हम, इसके लिए और पर्याप्त गाना क्या हो सकता है इस एपिसोड के लिए? उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, वो भी है। जैसे पात गिरे तरवर से। सुना है आपने? जी जी बस बिल्कुल यही सुना दीजिए फिर, यार, ये कुमार तो जी का गाया हुआ। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। थैंक यू। कबीरदास जी का ये पद है, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा लग्या पवन का रेला, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जाना अकेले है, उसके पहले सार्वजनिकता का उत्सव चलता रहे। घर जैसी बातों के इस सीज़न में इतना ही। आपको सौरभ और गिरिजा का ये संवाद कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके हौसले का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों को हम बता ही दें जाते जाते कि कितने महीनों, 1-2 बरस हमने इस चीज़ पे बात की कि इतने पॉडकास्ट होते हैं, सफलताओं की बात होती है, जो कि ज़रूरी भी है, असफलताओं की भी, पर बहुत रिलेटेबल घर जैसी चीज़ें हैं। पेरेंटिंग में क्या मसले आते हैं, इंसान की हार हताशाएं, डे टू डे लाइफ, उन पे बात नहीं होती है। एंड हम लोगों ने इरादा किया और देखिए ये हो गया। जी, बहुत सारा कंटेंट हम देखते हैं क्योंकि हमें उसके पहले 3 या 4 सेकंड में लगता है कि बस इसे देखना बहुत ज़रूरी है, इसे नहीं देखा तो कुछ मिस हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बिल्कुल विपरीत अगर बातचीत सुनने मिले, जिसे आप इत्मीनान से, आराम से कभी भी सुन सकते हैं। कोई आग्रह नहीं है कि इसे आज ही सुनकर ख़त्म करना है। इसे चला कर रख दीजिए और सुनते रहिए। आपको शायद कुछ पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी, शायद आपको कहीं घर मिल जाएगा, शायद आपको सुकून मिल जाएगा। तो ऐसी बातचीत अगर लोग सुनना पसंद करें तो वो हमें करनी चाहिए जी। इस इच्छा से ये ख्याल आया। सारे व्यंजन एक तरफ, दोपहर का दाल चावल या मराठी सेंस में कहें तो वरण भात, और थोड़ी सी भुजिया या एक सूखी सब्ज़ी एक तरफ। शुक्रिया।